कहते हैं कि मैम हमें आईएमए का फॉर्म भरना है। नहीं भाई, आईएमए को भरने के लिए कोई फॉर्म नहीं होता और ये जो फाइनल मेरिट है ये डिपेंड करती है आपके रिटन एग्जाम से। आईएमए कौन ज्वाइन कर सकते हैं? जो अनमैरिड है। इवन जो बच्चा डिफेंस ऑफिसर बनना चाहता है उसको ये बात क्लियर होनी चाहिए, आईएमए के लिए आपको इंजीनियर होने की कोई जरूरत नहीं है। मैम क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है? जी हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर इंटरेस्टिंग सेशन। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम आईएमए कैसे ज्वाइन करें, आईएमए क्या होता है। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका टाइटल आप देख सकते हैं, हाउ टू ज्वाइन इंडियन मिलिट्री एकेडमी इन 2027 इफ योर ड्रीम इज टू वियर इंडियन आर्मीज यूनिफॉर्म, if you want to become a lieutenant in Indian Army, if your target is Indian Military Academy Dehradun, then this video can save your months of confusion, because in this video I am going to explain you everything. Okay, let's get back to the slides. The very first thing is who can join IMA. मैम IMA join कौन कर सकता है? मैम कौन सा एग्जाम देना होगा IMA ज्वाइन करने के लिए? मैम एज कितनी होनी चाहिए आईएमए ज्वाइन करने के लिए? मैम मैंने पढ़ाई में क्या कर रखा हो जिसकी वजह से मैं आईएमए ज्वाइन कर पाऊं? अगर मैंने ये कर रखा है, बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, तो क्या मैं आईएमए ज्वाइन कर सकता हूं? मैम इसका सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे? मैम ये एसएसबी क्या होता है, एसएसबी में क्या करना होता है? मैम ये मेडिकल में क्या होता है? मैम कितने टाइम की प्रिपरेशन, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, कितना प्रिपरेशन करना है? सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको आईएमए अगर 2027 में ज्वाइन करना है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी 2027 में ज्वाइन करना है, तो मैम मुझे कंप्लीट रोड मैप बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी क्या है। ये एक एकेडमी है जो बहुत पुरानी है, ब्रिटिशर्स के टाइम से ये इंडिया में ऑफिसर्स को ट्रेन कर रही है। ये कहाँ पे है? ये है देहरादून में, यानी कि उत्तराखंड में, एंड इट इज वन ऑफ इंडियाज प्रीमियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन फॉर आर्मी ऑफिसर्स। अगर आप आईएम में सीरियस एंट्री के थ्रू जाते हैं, यानी कि डायरेक्ट एंट्री के थ्रू जाते हैं जिसमें आपको एक रिटन एग्जामिनेशन देना होता है। अब इनडायरेक्ट एंट्रीज जो होती हैं वो होती है टेक्निकल एंट्रीज, मान लीजिए टीजीसी है या टीईएस एंट्रीज जो है, वहां से आप बात करते हैं इनडायरेक्ट एंट्रीज की। लेकिन अगर आप सीरियस एंट्री की बात करते हैं तो ये जो है आप सीरियस की तरह एग्जाम करेंगे क्लियर, आप सीरियस के एग्जाम क्लियर करेंगे, आप एसएसबी क्लियर करेंगे, फिर आप मेडिकल अच्छे से क्लियर करके आप सक्सेसफुली कमीशन हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे? इंडियन आर्मी में। और आपकी जो रैंक रहेगी वो रहेगी लेफ्टिनेंट। क्या रहेगी? बट याद रखिएगा कि आईएमए के लिए डायरेक्टली कोई फॉर्म नहीं भरा जाता। अगर बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो ये कहते हैं कि मैम हमें आईएमए का फॉर्म भरना है। नहीं भाई, आईएमए को भरने के लिए कोई फॉर्म नहीं होता। फॉर्म आपका होता है सीडीएस, और सीडीएस एग्जाम हर साल 2 बार होता है। सीडीएस एग्जाम हर साल 2 बार होता है। पहला होता है फेब में और दूसरा होता है सितंबर या अक्टूबर में, मोस्टली तो सितंबर में। पहले ये एग्जाम का जो शेड्यूल था वो अलग था, पहले अप्रैल में होता था। इसका जो 1 होता है, मान लो सीडीएस 1 अगर है, सीडीएस 1 2027 की बात करें तो अप्रैल में, और सीडीएस 2 27 की बात करें तो वो नवंबर या दिसंबर में होता था। मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो साइकिल है वो चेंज हो गया है, हर 6 महीने बाद एग्जाम होता है। तो माना जाए, देखिए, तो जो फैब वाला एग्जाम होगा सीडीएस 1 2027 अगर आपको देना है तो आपके पास अभी बहुत टाइम है, आपके पास अभी बहुत टाइम है। क्योंकि जब आप एग्जाम देंगे तो उसके 15 से 20 दिन बाद, या मान लीजिए 25 से 30 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। फिर आपकी एसएसबी की डेट्स आती हैं 1 महीने के बाद, फिर आप एसएसबी देते हो और आपको ज्वाइन करते करते टाइम लग जाता है। तो ये पूरा 1 साल का सर्कल होता है। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं कि आपका जो रूट है भाई क्या है। रिटन एग्जाम है, ठीक है, एसएसबी है, मेडिकल है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बेटा फाइनल मेरिट। और ये जो फाइनल मेरिट है ये डिपेंड करती है आपके रिटन एग्जाम से। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपका रिटन एग्जाम अगर अच्छा होगा, आपके मार्क्स ज्यादा होंगे, तो आप फाइनल मेरिट में अच्छे मार्क्स से ऊपर रहेंगे। ठीक है, तो आपकी रैंक अच्छी रहेगी और आपके मेरिट आउट होने के चांसेस जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो अगर आपसे कोई कहता है भाई आईएमए का फॉर्म भर ले, तो वो नहीं करना है। वो आईएमए का कोई फॉर्म नहीं होता, आपको सीडीएस का फॉर्म फिल करना होता है। चलिए अब बात करते हैं कि आईएमए ज्वाइन कौन कर सकता है।
सीडीएस के थ्रू। सबसे इंपॉर्टेंट होती है, हमें 4 चीजें चेक करनी होती है। जेंडर, तो ध्यान रखिए आईएमए को गर्ल्स नहीं ज्वाइन कर सकती सीडीएस एंट्री से। सीडीएस एंट्री से आईएमए को गर्ल्स ज्वाइन नहीं कर सकती। तो अगर कोई भी फीमेल एस्पायरेंट ये वीडियो देख रही है तो प्लीज डोंट टेक इट रॉन्ग, आपके लिए ओटीए चेन्नई है। सो ओटीए चेन्नई इज वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। वुमेन जो है ओटी चैनल के लिए अप्लाई कर सकती हैं, आईएमए डायरेक्ट एंट्री उनके लिए ऑप्शन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो ईयर वाइज जो है कहते हैं मैं 24 साल का हूं, मैं 25 साल का हूं। नहीं बेटा, आप ध्यान से सुनिए कि जो नोटिफिकेशन आता है उसमें जो भी लिखा है कि इस डेट से, मान लीजिए 1 जुलाई से 2002 से लेकर 1 जन 2007 तक आप दे सकते हैं इसके बीच में, ठीक है। तो अब आपको नहीं पता आपकी डेट ऑफ बर्थ कहां पे आती है, हो सकता है आप एलिजिबल हो, लेकिन अगर आप ईयर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब एग्जांपल के लिए देखिए आईएमए का जो कोर्स है कमीशन हुआ जुलाई, जो कमीशन होगा, ठीक है, 2027 में सीडीएस 2 2026 नोटिफिकेशन स्पेसिफाइज अनमैरिड। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आईएमए कौन ज्वाइन कर सकते हैं, जो अनमैरिड है। इवन जो बच्चा डिफेंस ऑफिसर बनना चाहता है उसको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि हर एक बच्चे को अनमैरिड होना, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, चाहे वो आईएमए के लिए जा रहा हो, आईएफए के लिए जा रहा हो, आईएनए के लिए जा रहा हो, यो ओटीए चेन्नई, ओटीए गया, आपका अनमैरिड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपकी जो डीओबी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि अब अगर कोई बच्चा सीडीएस 2 2026 देना चाहता है तो उसकी जो एज है वो इसके बीच में होनी चाहिए, 2 जुलाई 2003 से लेकर के 1 जुलाई 2008 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो गलत तरीके से कैलकुलेट नहीं करना है। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम जो आईएमए है वो 23 साल तक की एज में ज्वाइन कर सकते हैं, है ना बेटा। ये फर्क पड़ता है इस बात से कि आपका डेट ऑफ मंथ, जो डेट ऑफ बर्थ है वो कौन से मंथ में आती है। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर चेक करिएगा। योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे बच्चों के जो आधार कार्ड होते हैं उनमें डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ कुछ और होती है और जो 10th क्लास की मार्कशीट है उसमें कुछ और होती है। ध्यान रखिएगा, मिसमैच नहीं होना चाहिए, वरना आप जो एसएसबी के लिए जब आपका आईएमए का यानी कि अगर मैं बोलूं सीडीएस आईएमए का अगर आपका रिजल्ट आ जाता है और उसके बाद आपको ज्वाइन इन एनामी की वेबसाइट पे जो है आपको रजिस्टर करना होता है, वहां पे आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत जरूरी है कि आपको ऑफिसर सिलेक्शन में ज्वाइन इन आर्मी पे रजिस्टर करना हो। उसी की वजह से आपके पास एसएसबी की डेट आएगी, एसएसबी का कॉल लेटर आएगा। और अगर आप यहाँ पे रजिस्टर नहीं कर पाए, और रजिस्टर क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मिसमैच होगी डेट ऑफ बर्थ किस में, 10th की मार्कशीट में और आधार कार्ड में, इसलिए सही होना जरूरी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे गुड न्यूज है भाई, आईएमए के लिए आपको इंजीनियर होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि कुछ ब्रांचेस होती हैं, एयरफोर्स हो, हमारी नेवी हो, ठीक है, तो वहां पे बहुत ज्यादा ऐसे चीजें होती हैं कि ज्यादा जो वैकेंसीज होती हैं वो बीटेक वालों के लिए होती है, वो इंजीनियर्स के लिए होती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन भी कर रखी है, बीए कर रखी हो, बीकॉम कर रखी हो या बीएससी कर रखी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने बीटेक भी कर रखी है तो भी आप सीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपकी डिग्री है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, ठीक है, वो किससे हो, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है। अब देखिए बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, आप ये जो सारे प्रोग्राम्स हैं ये आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ग्रेजुएशन होनी चाहिए, डिप्लोमा नहीं होना चाहिए। अगर डिप्लोमा है और आपको लगता है 12th के बाद डिप्लोमा कर लिया तो मैं आईएमए के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं बेटा, 3 साल की, 4 साल की ग्रेजुएशन होना जरूरी है। बीबीए 3 साल की, बीसीए 3 साल की, ये सब 3 साल के हैं और ये 4 साल के, ठीक है। इवन फाइनल ईयर स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, जो बच्चे अभी फाइनल ईयर में है, मान लीजिए आप बीएससी के फाइनल ईयर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अभी आप अप्लाई करेंगे, फिर आप एग्जाम देंगे, फिर आपका एसएसबी होगा, तो जिस टाइम पे आपकी ज्वाइनिंग होगी ना, जिस टाइम पे आप ट्रेनिंग में जा रहे होंगे, उस वक्त आपके पास फाइनल मार्कशीट होना जरूरी है, ठीक है। तो आपका जो फाइनल ईयर वाला जो सर्कल होता है,
फाइनल ईयर जो आपका कंप्लीट होगा, ठीक है, तब तक आप ज्वाइन कर रहे होंगे, तब तक आपके पास मार्कशीट आ जाएगी, डिग्री आ जाएगी। तो इसलिए जो फाइनल ईयर वाले बच्चे होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब उनके लिए पासिंग द डिग्री विद इन द प्रिस्क्राइब डेडलाइन। सो डोंट थिंक मेरा ग्रेजुएशन बीए में है, क्या मैं आर्मी ऑफिसर नहीं बन सकता। भाई बहुत बच्चे सोचते हैं, ठीक है, कि मेरा हिंदी बैकग्राउंड रहा है, मेरा बीए रहा है, इतनी कम परसेंटेज है, इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आईएम में ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन जो बहुत सारे बच्चों में है, सीडीएस 2026 दे या 2027। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, दिस इज वेयर मेनी एस्पायरेंट्स मेक मिस्टेक्स। इफ यू वांट टू एक्चुअली join IMA in 2027, you have to look at the series examination that feeds into that particular course. For example, CDS 126, CDS 1 2026. This feeds the IMA course commencing in January 2027. यानी कि अगर आपने CDS 1 2026 दिया तो आप ट्रेनिंग कब ज्वाइन करेंगे? IMA में जाकर के। कब ज्वाइन करोगे आप IMA? आप ज्वाइन करोगे जनवरी 2027। और ये कब हुआ? फैब में हुआ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1 साल लग जाता है इस पूरे प्रोसीजर में, ठीक है। ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था 12 अप्रैल, सॉरी माय मिस्टेक, पहले होता था फैब में। सीडीएस 1 2026 हुआ अप्रैल में, और जो आपकी ट्रेनिंग है बच्चों की वो स्टार्ट हो गई जनवरी में। ओटीए वाले बच्चों की लेट होती है, जुलाई में स्टार्ट होती है, उनका रिजल्ट भी लेट डिक्लेयर होता है, लेकिन आईएमए वालों की जल्दी हो जाती है। मान लो कि 12 अप्रैल को एग्जाम हुआ, ठीक है, और कोर्स कब स्टार्ट होगा? जनवरी में होगा, ठीक है। तो अब जो है, अब 2027 में जो होगा उनका भाई नोटिफिकेशन जो है वो क्या है? कोर्स का नाम जो है आपका 2027 में जो बच्चे ज्वाइन कर रहे होंगे उनके कोर्स का नाम होगा 163rd डायरेक्ट एंट्री कोर्स, ठीक है। वैकेंसी कितनी है मान लीजिए अंदाजे से, आईएमए में इतनी होती है, कभी बढ़ रही होती, थोड़ी बहुत ही बढ़ रही घट रही होती है। तो एग्जामिनेशन जो है भाई वो होगा तुम्हारा 13 सितंबर 2026 को। कब हो रहा है? 13 सितंबर 2026 को। सो अगर आपका टारगेट है आईएम में ज्वाइन करना जुलाई 2027 में, जुलाई 2027 में अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको सीडीएस 2 2026 देना होगा, क्लियर करना होगा। आई बात समझ में? What if I am starting preparation now? मैम अगर मैं अब तैयारी शुरू करूं अगस्त में, अगस्त चल रहा है मैम, सितंबर में एग्जाम है। देखो, suppose you are watching this video in 2026, you haven't applied for CDS 226, then don't panic. You need to understand this timeline that the next series examination conducted in 2027 will generally feed into later courses, not the July 2027. ओके, यूपीएससी का जो एनुअल कैलेंडर होता है वो हमेशा चेक कर लिया करो, ठीक है। शुरू में जब स्टार्टिंग होती है यूपीएससी का कैलेंडर आता है तब चेक कर लिया करो कि कौन सा एग्जाम कब हो रहा है और उसका जो कोर्स कमीशन होगा वो कब होगा। आगे देखते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि आप सीरीज एग्जाम को समझो, ठीक है। आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करो, आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो, ठीक है। सीडीएस रिटन एग्जाम की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला पेपर होता है इंग्लिश का, जो होता है 100 मार्क्स का, और इसके लिए आपको 2 आवर्स मिलते हैं। दूसरा पेपर होता है जनरल नॉलेज का, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस, ये सब आता है, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो मार्किंग है वो थोड़ी अलग होती है। हर क्वेश्चन को सही करने के लिए आपको मिलते हैं 0.83 मार्क्स। मैम क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है? जी हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग होती है अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका डिडक्ट होगा 0.27 मार्क, ठीक है। तो अगला एग्जाम होता है आपका मैथ्स का, और मैथ्स का एग्जाम होता है 100 नंबर का, ठीक है।
तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 300। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 300। पेपर जो होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। कैसा होता है? ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि क्वेश्चन होगा और आपको ऑप्शंस दिए होंगे, आपको एक ऑप्शन चूज करना है, वहां पे ओएमआर शीट होगी, आपको उसमें ऑप्शन फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी 0.27 की। तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाली नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या पढ़ना है? देखिए, इंग्लिश के लिए आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए। आपका एक होता है बेटा वोकैब, एक होता है ग्रामर और एक होता है रीडिंग। यानी कि आपके ये तीनों पिलर्स जो है स्ट्रांग होनी चाहिए अगर आपको सीरियस एग्जाम की इंग्लिश क्लियर करनी है। वोकैब में क्या आता है? एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, होमोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ईडियम्स, फ्रेजेस। ठीक है, अब ग्रामर की बात करते हैं। इसमें आता है फिलअप, डिटर्मिनर्स, स्पॉटिंग एरर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब बहुत सारी चीजें आती हैं। रीडिंग में आता है आपका पैसेज, 2 पैसेज आते हैं, क्लोज टेस्ट आता है, S1 S2 आता है और रीऑर्डर ऑफ सेंटेंसेस भी आते हैं। तो ये वो टॉपिक्स है जिसमें आपको पढ़ना होगा, समझना होगा और फिर सॉल्व करना है। वोकैब एक ऐसा पार्ट है जो आपको लर्न करना होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, एसएससी के क्वेश्चंस हो, या जहां से भी आप क्वेश्चन देख सकते हो जिसके सीएपीएफ के हैं, है ना, तो जहां से भी आप क्वेश्चन देख सकते हो। जो साइंटिस्ट वाला एग्जाम होता है, जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, एनडीए हो, तो वो आप जरूर देखिए क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मार्क माय वर्ड, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, तो वोकैब में क्या हुआ? सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, इडियम फ्रेजेस, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, जिसकी कहीं पे कुछ गलत तरीके से लिख दिया है, जिसकी मान लो 1 3 कुछ यहाँ पे आना था। फॉर एग्जाम्पल, ही इन फैक्ट्री वर्क्स ए, तो ये क्या है? ये एक सेंटेंस है, इसको सही तरीके से लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब ये 2 टाइप से होता है, एक लेंदी ऑप्शंस आपको मिलेंगे और एक में शॉर्ट रहेगा। ठीक है, ग्रामर में मैंने आपको बताया बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, यूसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। एंड डोंट जस्ट मेमोराइज थाउजेंड ऑफ वर्ड, लर्न वोकैब इन कॉन्टेक्स्ट। आपको वोकैब याद कैसे करनी है? रूट वर्ड से याद करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप 10 साल के कम से कम लगा लीजिए, मैं बोलूंगी 15-20 साल की। सबसे अच्छी अगर आपकी तैयारी किसी एग्जाम की होती है, खासकर सीरियस एग्जाम की अगर आपकी तैयारी है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 20 साल के लगाने चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने 2020 से देना स्टार्ट करा था सीरीज एग्जाम, और मैंने 2001 से जो एग्जाम्स हो रहे थे मैंने उन सब को एनालाइज करा था। एक बार नहीं, मैंने लास्ट तक, जब तक मैंने एग्जाम दिए, मैंने 11 एग्जाम दिए, तब तक मैंने हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। इवन एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट लगाने के बाद में जस्ट 2-3 दिन पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को दोबारा से करती थी। अब देखिए, टू बिकम, अब ये वर्ड है ना, अबेज, टू बिकम लेस इंटरेस्ट, सेंटेंस है, ये छोड़िए। अब बात करते हैं जीके की। तो जीके में अब तुम्हें लग रहा होगा मैम जैसे एसएससी की जीके होती है, बैंकिंग की जीके होती है। नहीं बेटा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं? मान लो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में 3 हिस्ट्री के पार्ट है हमारी, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में किसके बारे में बात होगी? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात होगी, है ना, एम्पायर्स के बारे में बात होगी, विजयनगर एम्पायर के बारे में बात होगी। मिडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत के बारे में बात होगी, मुगल्स के बारे में बात होगी। मॉडर्न इंडिया में 1857 के बारे में बात होगी से लेकर के 1947 तक ब्रिटिशर्स ने कौन से लॉ लेके आए, भारत छोड़ो आंदोलन,
बंगाल में क्या हुआ, वो सारी चीजें कहाँ पे आप पढ़ेंगे, मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे। बात करें अगर ज्योग्राफी की तो इंडियन ज्योग्राफी भी होगी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी होगी, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी में आप पढ़ सकते हैं कि हमारे यहाँ का जो मान लीजिए माउंटेन्स के बारे में है, हमारे यहाँ की सॉइल्स के बारे में है, वर्ल्ड की सॉइल्स के बारे में भी हो सकता है, ठीक है, वर्ल्ड की जो माउंटेन्स है उनके बारे में भी हो सकता है, क्लाइमेटोलॉजी हो सकती है, ओशनोलॉजी हो सकती है, ठीक है। तो ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, आपकी सॉइल आ जाती है, आपकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस आ जाती हैं, ओशंस आ जाते हैं, क्लाउड्स आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़नी होती है। इवन सिंगल टेम्परेचर को लेकर के भी वो ऑप्शंस दे देते हैं, जहां पे सिर्फ एक टेम्परेचर का डिफरेंस है। मान लीजिए कि राजस्थान में कुछ टेम्परेचर है जिसकी वजह से उसे एक वर्ड दिया गया है, उसका नाम है, कुछ शॉर्ट फॉर्म में उसको बता दिया है, तो उसी चीज को क्रॉस चेक करने के लिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। अगला है पॉलिटी। तो आपको पता है कि पॉलिटी के लिए बहुत फेमस बुक है, क्या बुक है, उसका नाम है लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत की द बेस्टेस्ट बुक, अगर आपको पॉलिटी कवर करनी है तो आप वहां से कर सकते हैं। और इसको डिटेल में कॉन्सेप्ट में, मानिए एक मेरी बात ध्यान से सुनिए कि पॉलिटी के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। पहले क्वेश्चन होते थे आसान, अगर सबसे ज्यादा कोई लगती थी पॉलिटी लगती थी बच्चों को, लेकिन अब सबसे ज्यादा टफ अगर बच्चों को लगती है तो पॉलिटी लगती है। और पहले पॉलिटी के क्वेश्चंस जो होती थी वो 15 से 20 आते थे, लेकिन अब जो ये क्वेश्चंस है वो 10 से 11 हो चुके हैं। क्या होता है, अगर आपका क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को पहले वो बहुत लेंदी बना देते हैं, क्वेश्चन बहुत लेंदी होगा और जो ऑप्शंस होंगे वो भी बहुत लेंदी होंगे, और उन ऑप्शंस में आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि कौन सा सही है, क्योंकि वो एक बहुत छोटा सा पॉइंट आपके लिए छोड़ेंगे, इधर नॉट, या तो नोट लगा देंगे, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि एम्बलम से रिलेटेड कोई डिटेल उन्होंने नोट करी है, मान लीजिए कि उसकी राइट साइड थी, रियल में उसकी राइट साइड थी, लेकिन ऑप्शन में आपको लेफ्ट दे दिया। मानो कि डिटेल में हर एक वर्ड को आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब एक और चीज मुझे आपको जो बतानी थी कि जो हमारे यूपीएससी बोर्ड है ना, जो कमीशन है, पहले ये जो पेपर बनाते थे वो बहुत सारे बच्चों को पता था कि एनसीईआरटी बेस्ड है, इस बुक से आ रहा है, उस बुक से आ रहा है, लेकिन अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कुछ हाई स्टैंडर्ड वाली बुक से आ रहे हैं। जैसे कि आपकी एक हिस्ट्री की बुक है, तो मान लीजिए अगर हिस्ट्री के क्वेश्चंस की हम बात करें तो हिस्ट्री के पहले जो क्वेश्चंस आते थे वो तमिलनाडु की एनसीईआरटी बुक से आते थे, इंडिया की हमारी जो यूपी की हमारी जो सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी वहां से आते थे। लेकिन अब एक बुक है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, ठीक है, और उसका नाम है उपेंद्र सिंह, ठीक है, उपेंद्र सिंह ने ये बुक लिखी है। आप नाम सर्च करेंगे तो आपको इस नाम से मिल जाएगी, रेड से कलर की बुक है, उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने लगे हैं। ये बुक बहुत मोटी है, बहुत बड़ी है, तो आपको सारी नहीं पढ़नी, उसमें जो साइड में बॉक्स बने हुए हैं वहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर बहुत सारे बच्चे डिमांड करेंगे इस चीज के लिए तो हम आपके लिए उसका रिव्यू भी कर देंगे, हम आपको दिखा देंगे कहाँ से कितने क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बात करें पॉलिटी की तो आपको क्या पढ़ना है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कितने आर्टिकल है, कितने शेड्यूल्स हैं, क्या फंडामेंटल राइट्स है, क्या डीपीएसपी क्या होता है, पार्लियामेंट क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, ठीक है, अमेंडमेंट्स क्या क्या हुए हैं, बिल क्या होते हैं, हाई कोर्ट आपका, ये सारी चीजें आपको उसमें पढ़ने के लिए मिलती है। कहाँ पे, पॉलिटी में, ठीक है। तो अगला है इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए सबसे जो बेस्ट बुक होती है वो आपकी एनसीईआरटी होती है, और एनसीईआरटी में आपको माइक्रो और मैक्रो दोनों पढ़नी है, डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेप्ट्स। पहले इकोनॉमी के 5 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब ये क्वेश्चन 10 हो गए हैं, इवन 10 से भी ज्यादा हो जाते हैं, कुछ करंट अफेयर्स उसमें मिक्स करके, यानी कि करंट में कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ भी टर्म चल रहा होता है, कुछ भी डेटा होता है, तो वहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आता है, बजट से क्वेश्चन आता है, तो बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होते हैं, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स खासकर इसमें जो हमारी 5 ईयर प्लानिंग होती है ना, तो उसको लेकर के क्वेश्चंस आते हैं जो 5 ईयर प्लानिंग्स रही हैं अब तक, ठीक है, या हमारी जो नीति आयोग है उससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। साइंस की बात करें तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रहती है, और जिसका लेवल 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी होता है। लेकिन कुछ जो चैप्टर्स है वो बायोलॉजी के 11th और 12th के भी आ जाते हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री के रिलेटेड आ जाते हैं, पॉलिनोमियल्स के रिलेटेड,
पॉलीमर्स वाला जो चैप्टर होता है वहां से आ जाते हैं। डिफेंस की अगर हम बात करें तो इंडियन आर्म फोर्सेस के रैंक से रिलेटेड आ जाता है, कमांड हो, मिसाइल्स हो, एक्सरसाइजेस हो, ऑर्गेनाइजेशन हो एंड डिफेंस डेवलपमेंट हो। तो डिफेंस रिलेटेड भी 3-4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। रिसेंट में अगर कोई डिफेंस एक्सरसाइज हुई है किसी देश के साथ में, ठीक है, या फिर कोई डिफेंस डेवलपमेंट हुई है कि आपने कोई मिसाइल बनाई है, कोई वेपन बनाया है, कुछ स्पेशल अचीवमेंट रही है, करंट अफेयर्स मान के चलिए आपको कम से कम 6 महीने के, और अगर आप कर सकते हैं तो पिछले 1 साल के, 1 ईयर के करंट अफेयर्स जरूर करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको एज दिला सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा 1 साल की करंट अफेयर्स नहीं कवर कर रहा होगा, आप करिएगा, ठीक है, तो आपको उसमें आगे मौका मिलेगा। अगला है नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, ये सारा आपके गवर्नमेंट ये सारा जो है आपको करंट अफेयर्स का पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो है जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, पढ़िए, डेप्थ में कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए, पेपर की रिक्वायरमेंट को समझिए। एक कहावत है कि पेपर के लिए पढ़ने से पहले पेपर को पढ़िए, ठीक है, जो नोटिफिकेशन आता है उसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है, जो सिलेबस है उसको ध्यान से पढ़िए। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका न्यूज़पेपर पढ़ना। मार्क माय वर्ड के बहुत सारे बच्चों को ये एडवाइस मिलती है, और मेरी बात मानिए 10% बच्चे ही शायद इसे फुलफिल करते हो, ठीक है, हर बच्चा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। बट अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, इकोनॉमिक टाइम हो, कुछ भी हो, आपको इंग्लिश में हेल्प मिलेगी, आपको एसएसबी में हेल्प मिलेगी, आपको करंट अफेयर्स में हेल्प मिलेगी। एंड जो सीडीएस का, खासकर जो यूपीएससी का जो करंट अफेयर्स होता है वो डायरेक्टली द हिंदू से होता है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन द हिंदू से आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इंडियन एक्सप्रेस से आते हैं। मैथ्स की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो नर्वस हो जाते हैं मैथ्स को लेकर के, क्योंकि कुछ बच्चों का जो बैकग्राउंड है वो बीकॉम होता है, बीए होता है। देखिए, सीडीएस का जो मैथ्स होता है बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, मार्क माय वर्ड, वो सारी चीजें आप पहले पढ़ के आ चुके होते हो। सबसे पहले आपको भाई अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, ठीक है। अब किसी बच्चे को एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो वो बेसिक का मतलब नहीं होता। आपका जो चैप्टर के, मान लीजिए कि इंटरेस्ट वाला चैप्टर है, आपको बेसिक इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही नहीं पता, आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही नहीं पता, है ना, आपको एरिया निकालना नहीं आता, अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट, आपको मतलब ही नहीं पता इन चीजों का, देन भाई यू आर वेरी वे बैक, यू आर वे बैक, ठीक है। फिर आप डिफेंस में ऑफिसर बनने का सपना भूल जाइए, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। रेशियो प्रोपोर्शन है, टाइम एंड वर्क है, और मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे डिफेंस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आईएम में ज्वाइन करना चाहते हैं, उन लोगों ने कम से कम अब तक इतनी तो रिसर्च कर ली होगी कि कौन कौन से टॉपिक है। तो ये वो टॉपिक है आपके ज्योमेट्री का, मेंसुरेशन का, ट्रिग्नोमेट्री का, स्टैटिक्स का। द बेस्ट अप्रोच की अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, एंड शुरू में ही 500 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। इसको, मेरी बात को आराम से समझिएगा। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ना है, आपको फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, क्या होते हैं, कितने होते हैं, है ना, अब तक कितने बनाए गए हैं, कितने हटाए गए हैं। फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं जो फंडामेंटल राइट से आए हैं, हर पेपर में उठा के फंडामेंटल राइट से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे, इन दिन सालों में जो रिसेंट वाले ईयर्स रहे हैं इनमें क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट से जो भी क्वेश्चन हो मॉक टेस्ट में आपको वो अटेम्प्ट करने, चेक करना है मुझे कितना समझ में आया, मैं कितना सही अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। देखिए, आपका जो सबसे अच्छा हथियार है, मैं कह रही हूँ आपके पास रामबाण है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है, मार्क माय वर्ड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि भाई यूपीएससी का ना अपना एक स्टाइल है, ठीक है, आपको वो समझना पड़ेगा। अब के जो यूपीएससी है वो क्या पूछती है, किस तरीके से वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, है ना, डिफिकल्टी। अब मानो लो जैसे कि जीके का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, मैथ का पेपर है। एक मेरी बात ध्यान से सुनो, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना ज्यादा स्कोर कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। जीके बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसको हर कोई पढ़ रहा होगा, रट रहा होगा, लेकिन इंग्लिश पे कम लोग मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मार्क्स आपको इंग्लिश दिलाता है, ठीक है। इसमें इतने सारे सब्जेक्ट्स रट करके आपको फिर 15-20 क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन इंग्लिश को आपने डेप्थ में पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट को समझ लिया, प्रैक्टिस कर लिया, आप यहाँ पे 80+ मार्क्स ले आओ, ठीक है।
यहाँ पे जो हाईएस्ट मार्क अगर मैं कहूंगी तो जीके भाई बहुत टफ होता है। इसकी कट ऑफ होती है 20। आपको पता होगा कि इसकी दो कट ऑफ होती है, एक होती है पासिंग कट ऑफ, एक होती है जो आपकी ओरिजिनल कट ऑफ होती है। पासिंग कट ऑफ क्या होती है मैम, कि इसकी अगर आपके जीके में 18 नंबर है, ठीक है, और इंग्लिश में मान लो कि आपके 95 नंबर है, ठीक है, और मैथ्स में आपके 70 मार्क्स है, ठीक है, तो आप जो है सीडीएस क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने जो बेसिक कट ऑफ है वो क्लियर नहीं करी। बेसिक कट ऑफ कितनी है, 20 मार्क। जीके, इंग्लिश, मैथ, इसका उल्टा भी हो सकता है। मैथ्स में अगर आपके 22 नंबर है और यहाँ पे 58 नंबर है, डिपेंड्स ऑन आपकी जो फाइनल कट ऑफ जाती है वो कितनी जाती है, ठीक है, जिसकी आईएमए की कितनी कट ऑफ जा रही है ना, डिपेंड्स ऑन कट ऑफ। दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, क्वेश्चन का लेवल कैसा आया था, पेपर टफ था या इजी था, कितने बच्चों ने पेपर को अटेम्प्ट किया, ठीक है, और एक और रेशियो हम मान सकते हैं कि कितनी वैकेंसी है। रिटन एग्जामिनेशन के बाद बात होती है एसएसबी की। तो एसएसबी के बारे में आपको पता है कि इसकी दो स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में होता है OIR 1 एंड OIR 2, उसके बाद होता है PPDT, जिसके बारे में डिटेल वीडियो आपको RWSSB इंटरव्यू के चैनल पे मिल जाएगी, आप जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर आप स्टेज 1 क्लियर कर लेते हैं, फिर आप जाते हैं स्टेज 2 की तरफ। स्टेज 2 में होता है आपका टैट, वैट, SRT, SDT, GD, ठीक है, सॉरी नॉट GD, ये होता है साइकोलॉजी में। और फिर होते हैं आपके GTO टास्क, ठीक है। GTO टास्क में क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, लेक्चरेट, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, कमांड टास्क एंड फाइनल ग्रुप टास्क। ये सारे होते हैं आपके GTO के टास्क SSB में। जब आप SSB में जाएंगे तो आपको एक पर्सनल इंटरव्यू भी देने को मिलेगा, ठीक है, एक पर्सनल इंटरव्यू जहाँ पे आपके सामने एक इंटरव्यूअर बैठे होंगे, आप उनके सामने बैठे होंगे फॉर्मल अटायर में, और वो जो आपसे सवाल पूछेंगे वो CIQ बेस्ड हो सकते हैं या आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो आपको उनको आंसर करना है। उसके बाद होती है कॉन्फ्रेंस, और यहाँ पे देखिए, द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड द पर्सन हु गिव्स द मोस्ट परफेक्ट आंसर। SSB में उनका एम ये नहीं है कि वो उस बच्चे की तलाश करे जो सबसे परफेक्ट आंसर दे, नहीं, एसजर्स ये चेक करते हैं कि इस बच्चे की जो पर्सनालिटी है, क्या ये वो क्वालिटीज दिखाती है जो एक ऑफिसर बनने के लिए जरूरी है। आगे है, क्या आप अपनी पर्सनालिटी को फेक कर सकते हैं, क्या आप झूठ दिखा सकते हैं वहां पे, क्या आप ये दिखा सकते हैं कि आप दयालु हैं जबकि आप रियल लाइफ में दयालु नहीं है। नहीं, बच्चे कहते हैं ऐसा कि SSB में OLQs के आंसर्स याद कर लो, जैसे कि टैट की जो स्टोरीज है उनको रट लो, वर्ड्स के जो सेंटेंसेस है उनको रट लो। नहीं, ये नहीं करना है, आप पकड़े जाओगे, आप आउट होगे। SSB में कभी आपको नहीं बताया जाता कि आप क्यों आउट हुए हो, लेकिन आपको खुद को पता चल जाएगा एक टाइम के बाद। आपको तुरंत नहीं पता चलेगा, आप सिस्टम को ब्लेम करोगे, आप चीजों को ब्लेम करोगे, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आपने कहां पे गलती करी थी। साइकोलॉजी, GTO इंटरव्यू, इन सब में इन पे काम ना करके आप अपनी क्वालिटीज पे काम करिए। अभी से अगर आप डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो आपको पता होगा दैट SSB इंटरव्यू जो है वो पूरा इंग्लिश में होता है। इवन डिफेंस में जाने के बाद जब आप एक ऑफिसर होंगे तो ऑब्वियसली आपको इंग्लिश में ही बात करनी है, ठीक है। तो आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो पावर ऑफ स्पीकिंग है, आपको बात करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आप एक जिम्मेदार इंसान होने चाहिए अपने घर को लेकर, अपनी जिंदगी को लेकर। आपके अंदर इनिशिएटिव लेने की क्वालिटी होनी चाहिए, पहल करने की क्वालिटी होनी चाहिए। आपके जो फैसले हैं, आपके अंदर फैसला लेने की ताकत होनी चाहिए। आप एक ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो अपने टीम के साथ में काम कर सकते हैं। करेज होना चाहिए, सोशल एडेप्टेबिलिटी, ये सब क्या है, ये है बेटा OLQ, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। आपके अंदर ये क्वालिटीज है या नहीं, ये आपको चेक करना है। आपका जो गोल होगा क्या होगा, हाउ डू आई बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, मैं आज जो भी हूं मैं इससे बेहतर इंसान कैसे बन सकता हूं। मेडिकल की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज चेक होती है, हाइट, वेट, विजन, हियरिंग, जनरल फिजिशियन हेल्थ, और बहुत सारे मेडिकल पैरामीटर। तो अगर SSB में रिकमेंडेशन जो है, डोंट वेट
SSB रिकमेंडेशन टू स्टार्ट केयरिंग अबाउट योर फिजिकल फिटनेस। अगर आपने डिफल ज्वाइन कर लिया तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आपका फिट होना एक ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहला कदम है। ट्रेनिंग में जाना है आपको, आपको सर्विस में जाना है। तो अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं, आप 10 किलोमीटर दौड़ नहीं पा रहे हैं, तो क्या आप एक दिन में दौड़ लेंगे? मान लीजिए आपका SSB आ रहा है, ठीक है, आपको 10 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, 11 इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल सब आपको करने हैं 3 मिनट में, क्या आप कर पाएंगे? नहीं। आपको रिटन एग्जाम के साथ साथ तैयारी करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ तैयारी करनी पड़ेगी। सुबह उठिए, जल्दी से जाइए जॉगिंग पे, हर रोज अपनी लिमिट को पुश करिए। अगर आज 2 पुशअप कर पा रहे हो, कल 3 करना, फिर 4 करना, पुलअप्स करना। हर तरीके से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश करनी है। अपने आप को स्ट्रांग बनाना है और कैपेबल बनाना है डिफेंस ज्वाइन करने के लिए। फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करते हैं, नाउ इमेजिन यू हैव क्लियर्ड योर सीडीएस एग्जाम, यू हैव क्लियर्ड योर SSB, यू आर मेडिकली फिट नाउ। अब क्या आप आईए में जा रहे हैं? अभी आपको फाइनल मेरिट का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर आप जाते हैं IMA में ट्रेनिंग करने के लिए। तो आपको फिजिकल ट्रेनिंग होगी, आपकी ड्रिल होगी, आपकी वेपन्स की ट्रेनिंग होगी, कि आपको हथियारों को चलाना सिखाया जाएगा। डिपेंड्स ऑन आप जो चीजें चूज करते हो, आपको टैक्टिक्स सिखाई जाएगी, लीडरशिप सिखाई जाएगी, फील्ड ट्रेनिंग, मिलिट्री स्टडीज, आउटडोर एक्टिविटीज, टीम वर्क, डिसिप्लिन, ठीक है। ये एक कोई कॉलेज कैंपस जैसा नहीं होता। आप एक ऑफिसर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब आपको प्रिपेयर कैसे करना चाहिए? आपको सबसे पहले अपनी फाउंडेशन बनानी है 3 मंथ्स में। मेरी बात मानिए, ये चीजें मैंने खुद ने इंप्लीमेंट करी है। 3 से 4 महीना आपके बेसिक्स के लिए क्लियर है, और फिर बाद के 2 महीना उनको रिवाइज करिए, ठीक है। पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना इंपॉर्टेंट रिवाइज करना होता है। तो क्या मैं बिना पढ़े रिवाइज कर सकता हूं? नहीं। एक बार के लिए गो थ्रू योर सिलेबस, रीड इट, मेक योर नोट्स एंड रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस मॉक्स, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन किसी भी चीज को करने के लिए 10 मॉक टेस्ट एवरी वीक, ठीक है। किसी भी चीज को करने के लिए यू शुड हैव अ राइट विल पावर। आपको अपनी डिस्ट्रैक्शंस को अलग रखना होगा, फोन को अलग रखना होगा, सोशल मीडिया को अलग रखना होगा, टाइम वेस्ट को अलग रखना होगा, आउटडोर एक्टिविटीज में ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में गेड़िया मारना, वो सब चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी भाई, ठीक है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, आपको सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, आपको अपनी कमजोरी पहचाननी है। ऐसा नहीं कि अगर आप इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे हैं तो आप सिर्फ इकोनॉमिक्स के बेस पर जाकर के जीके का एग्जाम देना है, बस नहीं। आपको अपनी कमजोरी, अगर आपकी कमजोरी ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए, पढ़िए, उसके बारे में डेप्थ में पढ़िए, उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो भाई आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट, यानी के जो 100 मार्क्स के क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 120 क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश के भी और मैथ्स के भी। कितने क्वेश्चंस होते हैं? इंग्लिश के, मैथ्स के और जीके के भी, ठीक है। आई थिंक मैथ्स के 100 होते हैं। वी मिस्ड समथिंग। अपना सिर्फ स्कोर चेक नहीं करना है, आपको ये भी देखना है कि मैंने कितने गलत किए, ठीक है। और जो गलतियां मुझसे हुई हैं वो क्यों हुई हैं? क्या मैंने जल्दबाजी में OMR फिल कर दी थी? क्या मैं इस तरीके से सोच रहा था? क्या मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है? क्या मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दी है? या मुझसे बस लास्ट टाइम में मैं B टिक करना चाहता था लेकिन मैंने C पे टिक कर दिया, जिसकी वजह से मैंने C में फिल कर दिया। टाइम प्रेशर की वजह से मैं घबरा रहा था कि अब टाइम होने वाला है, 1 घंटा होने वाला है, 2 घंटे होने वाले हैं, है ना। तो आपको ये सारी चीजें अपने अंदर चेक करनी होगी। अब बात करते हैं आपके डेली रूटीन की। तो आपका ये फॉर्मेट हम बता देते हैं, बाकी जो आपको सही लगे दैट विल बी परफेक्ट फॉर यू। अगर आप दिन में जॉब करते हैं, रात को पढ़ना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, अगर आप फुल टाइम स्टडी करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी यानी कि ऐसा ना हो कि आज आपने 10 घंटे पढ़ाई कर ली और कल आप गायब हो जाओ, नहीं होगा क्लियर आपका सीडीएस का एग्जाम। बहुत जरूरी है, भले ही एक दिन में 3 घंटे पढ़ो, अगले दिन भी 3 घंटे पढ़ो, फिर से 3 घंटे पढ़ो, हर रोज 3 घंटे पढ़ो, आपका खुद का मन कर जाएगा कि अब मैं 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे पढ़ूं, ठीक है। कंसिस्टेंट एंड फोकस प्रिपरेशन। आपका टारगेट क्लियर है, आपका एम क्लियर है कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हो, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी एक चीज पे पूरा का पूरा ध्यान लगा करके। फिजिकल प्रिपरेशन अगर हम बात करें तो भाई
रिटर्न के बाद स्टार्ट करूंगा, ये सारी चीज़ें गलती आपको नहीं करनी है। आपको हर रोज़ रनिंग करनी है, अपने स्ट्रेंथ, अपनी मोबिलिटी, अपनी कोर स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है। पुशअप्स, पुलअप्स, ये सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा। मुझे लगता है मुझे ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं है, कॉमन मिस्टेक जो बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है। तो अब हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, आपका सिलेबस को डिस्कस कर लिया, आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप सबका गोल भी है इस बार आईएम में ज्वाइन करना, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आप अपने सपनों तक जरूर पहुंचेंगे, ठीक है। आपके जो भी दोस्त आईएमए की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, उन दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।